नमस्कार, मैं रमेश कुमार, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वाचन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो पहला है वाचन शिक्षण के उद्देश्य, वाचन का अर्थ एवं प्रकार, सस्वर वाचन के प्रकार, मौन वाचन के प्रकार, वाचन शिक्षण की विधियाँ, वाचन में ध्यान देने योग्य बातें, निष्कर्ष। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। बच्चों के वर्णों एवं शब्दों का उच्चारण शुद्ध हो तथा वे वाचन सामग्री को उचित लय गति के साथ पढ़ सकें। वाचन इतना प्रभावशाली हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए, अर्थात सुनने वाला प्रसन्नचित्त हो जाए। बालक वाचन सामग्री का भाव समझ सकें तथा दूसरों को भी समझा सकें। बच्चे अपने मन के भाव व्यक्त करते समय भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का प्रयोग कर सकें। इस तरह से ये प्रमुख वाचन के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि वाचन का अर्थ क्या है या वाचन कहते किसे हैं। तो वाचन के लिए चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ अनुस्वार, विसर्ग, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान आदि का होना भी बहुत आवश्यक होता है। जब इन सभी का अच्छा ज्ञान होगा तभी हम शुद्ध वाचन कर सकते हैं और बच्चों को करा सकते हैं। वाचन शब्द जो है वह वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी अथवा कथन। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाचन लिपिबद्ध शब्दों को गति के साथ पढ़कर अर्थ समझने की प्रक्रिया है। अर्थात जब तक हम पठनीय वस्तु का भाव या उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम उसे वाचन नहीं कहते हैं। अर्थात जो पाठ्यवस्तु हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी या उसका भाव भी हमें समझ में आना चाहिए। वाचन के प्रकार। वाचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब सस्वर वाचन किसे कहते हैं? जब वाचन करते समय आवाज मुख से बाहर निकलती है या स्वर मुख से बाहर निकलते हैं, या ये हम कहें कि ध्वनि हमारे मुख से जब बाहर निकलती है तब उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। अर्थात ऐसा वाचन जिसमें स्वर हो अर्थात ध्वनि हो उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। वाचन की सस्वर वाचन जो है वह वाचन की प्रथम अवस्था होती है। जब भी कोई बच्चा पढ़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले वह सस्वर वाचन ही करता है। सस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा कक्षा में कराया जाता है, या किसी पाठ को, किसी अनुच्छेद को जब कोई शिक्षक स्वयं पहले अभिनय और हाव भाव के साथ पढ़ता है तब उसे
हम आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन, जब किसी पाठ का अध्यापक के द्वारा बच्चे अनुकरण करके या अध्यापक के पढ़े हुए पाठ का बच्चे अनुकरण करते हैं तब उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। अर्थात किसी पाठ को पहले अध्यापक पढ़ते हैं, फिर उसी का अनुकरण करते हुए, उसी का नकल करते हुए बच्चे जब उस पाठ को पढ़ते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। मौन वाचन, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन करते समय हमारे ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं। अर्थात हमें यह ध्यान देना होता है कि जब हम मौन वाचन कर रहे हैं या बच्चों को जब हम मौन वाचन करा रहे हैं तो इसमें मन उस पाठ्यवस्तु को या उस अनुच्छेद ही मन हम पढ़ें, हमारे ओष्ठ भी उसमें न हिलें। जड़ महोदय ने एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि जब कोई बच्चा पैरों से चलना सीख लेता है तब वह घुटनों के बल सरकना छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बच्चा अच्छे से सस्वर वाचन करना सीख जाता है, अच्छे से मौन वाचन करना सीख जाता है, तब वह सस्वर वाचन को अपने आप छोड़ देता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि पहले तो बच्चे सस्वर वाचन करते हैं, लेकिन जब उनको पढ़ने का ज्ञान हो जाता है भली भांति, तब वह धीरे धीरे करके मौन वाचन करने लगते हैं। मौन वाचन में जो है पढ़ने की गति तीव्र होती है। जड़ महोदय ने ही एक उदाहरण देते हुए समझाया कि उन्होंने एक प्रयोग किया कक्षा 6 के छात्र पर कि कोई कक्षा 6 का छात्र है, वह अगर 1 मिनट में 170 शब्द सस्वर वाचन से पढ़ता है या बोलता है और उसी 1 मिनट के अंदर जब उससे मौन वाचन कराया जाता है तो वही बच्चा 1 मिनट में 210 शब्द के लगभग बोल या पढ़ लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा मौन वाचन होता है सस्वर वाचन की तुलना में अधिक तीव्र गति से होता है। मौन वाचन के प्रकार, मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन, इस वाचन में कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा अपने पाठ को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ता है या जो उसके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ हैं उसको वह बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ता है, क्योंकि उन्हीं पाठों से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में भी और अध्यापक के द्वारा भी, तो उसको उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसलिए वह छात्र उसको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ता है। दूसरा है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन जो होता है वह बहुत तीव्र गति से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा किसी समाचार पत्र को, किसी पत्रिका को, कोई उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ता है तब उसको पढ़ने की जो गति होती है वो तीव्र होती है, तो इसे हम द्रुत वाचन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब पाठ्य सामग्री अधिक होती है उसको एक सरसरी नज़र से या आप इस कहें कि उसको आवश्यक चीज़ें ही पढ़ते हुए जब बच्चा आगे निकल जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो उसे हम द्रुत वाचन कहते हैं। जैसे कोई समाचार पत्र है तो उसमें से कुछ जो बच्चे के काम की चीज़ें हैं उसको बच्चा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है और जो वैसी चीज़ें होती हैं उसको वह छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि बच्चा द्रुत वाचन करता है।
अब वाचन शिक्षण की विधियाँ, माने कैसे हम किन किन विधियों से वाचन सिखा सकते हैं, बच्चों को वाचन करा सकते हैं। तो उसमें से पहली विधि है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि के अंतर्गत छोटी कक्षाओं में किसी पाठ को पढ़ाया जाता है। उस पाठ में पहले से ही कुछ चित्र बने होते हैं। उन चित्रों को दिखाकर फिर बच्चे को उससे कुछ बुलवाया जाता है या कुछ कहलाया जाता है, या उन चित्रों को देखकर बच्चा कुछ कहता है, तो उसे हम देखो और कहो विधि कहते हैं। इस विधि को पहले अध्यापक बच्चों को चित्र दिखाते हैं, फिर वह चित्र किसका है उसको बोल के समझाते हैं। तो इसी विधि को हम देखो और कहो विधि कहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं में अधिक प्रचलित होती है। इससे बच्चे बहुत जल्दी वाचन करना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। दूसरा है अक्षर बोध विधि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए, या जब बच्चे को अक्षर ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है तब वह अक्षर बोध विधि का प्रयोग करता है। इसमें बच्चे को अक्षर का ज्ञान हो जाता है पहले से ही, उन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़कर वह वाचन करता है, किताब पढ़ता है। तीसरा है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि का तात्पर्य है कि समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ एकत्रित करके बच्चों से उनका वाचन करवाना। जैसे कल, जल, थल, फल। तो एक ही तरह के जब समान ध्वनि वाले शब्द होंगे तो उसको बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं या उसको पढ़ने में वो रुचि दिखाते हैं। तो इसीलिए देखा जाता है कि छोटी कक्षाएं जो हमारी हैं उसमें जो पाठ पुस्तकें होती हैं उसमें समान ध्वनि वाले शब्दों को एक ही जगह इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया होता है। तीसरी विधि हमारी है यंत्र विधि। यंत्र विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों जैसे प्रोजेक्टर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है। इससे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं, क्योंकि इसमें पहले बच्चे उस चित्र को देखते हैं या उस पाठ को वह पाठ उनकी आँखों के सामने पहले प्रस्तुत होता है। फिर इसके बाद उसको उसमें से जो आवाज़ होती है वह उनके कानों में दिखाई देती है, कानों से सुनाई देती है। तो इस तरह से उनकी जो इंद्रियां हैं उसमें देखने का भी, कान से सुनने का भी और कुछ उसको देखकर लिखने का, इन सारे इंद्रियों का बच्चे प्रयोग करते हैं जब एक साथ, तो वह पाठ उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अगली विधि है हमारी समवेत पाठ विधि। वाचन की बहुत अच्छी विधि यह भी है क्योंकि इसमें हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तो उनको प्रार्थना स्थल पर या कक्षा में एक साथ सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है। प्रार्थना स्थल पर एक साथ उनको सुबह सुबह ही विभिन्न चीज़ें स्मरण कराई जाती हैं। पुनः जब बच्चे क्लास में आते हैं, कक्षा में आके बैठते हैं, तब भी उनको अध्यापक के द्वारा सामूहिक रूप से किसी पाठ को पढ़ाया जाता है गीत और अभिनय के साथ। तो उसको बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। इसी को समवेत पाठ विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाचन में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाचन कराते समय, अर्थात एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है पुस्तक बाएं हाथ में आँखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर हो, माने जो किताब बच्चे पकड़े हों वह बाएं हाथ में पकड़े हों और
आँखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर हो। कोहनी 45 अंश का कोण बनाती हो। जब 45 अंश का कोण बनाते हुए बच्चे किताब को पकड़ेंगे, कोहनी से किताब की जो हाथ से पकड़ते हैं तो उससे कोहनी की जो कोण बनता है वो 45 अंश का जब बनता है तो अपने आप आँखों से और किताब की दूरी 1 फीट के आसपास हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि, और अगला है पढ़ने की गति न बहुत मंद हो न बहुत तीव्र हो। अगर बहुत धीमी गति से भी बच्चा पढ़ रहा है तब भी उसकी समझ में नहीं आता। अगर बहुत तीव्र गति से वह पढ़ रहा है तब भी उस पाठ में जो भाव हैं उस पाठ के उसकी समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने की गति न तो बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए न बहुत मंद गति से। प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट हो। वाचन करते समय भावानुसार आरोह अवरोह हो। अशुद्धियों को छात्रों से दूर करवाने का प्रयास किया जाए, अर्थात जो अशुद्धियां हो रही हैं उसको छात्रों से दूर करवाना चाहिए। वाचन के समय मेज, दीवार आदि का सहारा न लिया जाए, अर्थात जब बच्चे वाचन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किसी सहारे से न बैठे हों बल्कि अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब निष्कर्ष में हम यह देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वाचन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। इसे सरल तरीके से और चरणबद्ध रूप से करने पर बच्चे वाचन अच्छी तरह से सीख जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से पूरा नहीं किया जाता है तो बड़े होकर भी वाचन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। बच्चों में जो एक बार गलतियां हो जाती हैं, अगर उसको हम दूर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके वह गलतियां उनकी आदत में बदल जाती हैं और बार बार वह उसी को दोहराते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है क्योंकि वह उनकी आदत में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन गलतियों को हमें शुरुआत में ही बच्चों से दूर करवानी चाहिए, तभी वो अच्छे से वाचन कर पाएंगे। धन्यवाद।